Hello everyone, welcome to It's All About Economics. For latest videos on economics, you can subscribe my channel and आज का जो टॉपिक है वो है मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज इन एन इकोनॉमी। लास्ट क्लास में हमने वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी और केन्सियन रेवोल्यूशन क्लासिकल प्रपोजिशंस की बात करी, जैसे सीज मार्केट लॉ, और हमने बात करी पिगोवियन इफ़ेक्ट की, रियल बैलेंस इफ़ेक्ट की। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ की एक अर्थव्यवस्था में, और सब्सीक्वेंट लेक्चर्स जो हमारे इसमें आएंगे उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ की बात करेंगे। जहाँ तक कंटेंट की बात है तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो है वो कौन कौन से मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, और उनका हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो भी मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, इस ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं समझना कि ये मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं क्या। इसके साथ ही साथ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इनका इंट्रोडक्टरी पर्सपेक्टिव क्या है, और किस तरीके से ये जो पर्सपेक्टिव्स हैं ये क्लासिकल और केन्सियन जो पर्सपेक्टिव में बटे हुए हैं मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ के। पिछले लेक्चर में हम देख के आए हैं कि किस तरीके से जो है वो क्लासिकल फ्रेमवर्क जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कैसे काम करता है, और केन्सियन रेवोल्यूशन कैसे हुआ, और क्यों जो है वो केन्सियन रेवोल्यूशन की और केन्सियन अप्रोच की ज़रूरत पड़ी। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं और क्या डिफरेंस है क्लासिकल अप्रोच में और केन्सियन अप्रोच में। जहाँ तक कीन्स की बात है तो जेएम कीन्स ने जो है वो एक फ्री मार्केट इकोनॉमी में हमको बताने की कोशिश करी कि कैसे जो है वो लेवल ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटरमिन होगा, और हमने देखा कि उन्होंने एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड की बात करी। इसके साथ ही साथ उन्होंने एग्रीगेट इफ़ेक्टिव डिमांड की भी बात करी, और उन्होंने बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से एक फ्री मार्केट इकोनॉमी में जो है वो डिमांड का जो रोल कितना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और उन्होंने ये भी बताने की कोशिश करी कि फर्दर मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज़ को उन्होंने डेवलप किया, और उन्होंने बताया कि जो इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीरियड में किस तरीके से जो है वो इसकी बात उठती है, और इन्फ्लेशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हमको इस तरह की जो है सिचुएशंस देखने को मिली। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन जो है वो बेसिकली हम उसको इंक्रीज़ इन जनरल प्राइस लेवल बोलते हैं। जो तो सामान्य जो कीमत स्तर है, उस सामान्य कीमत स्तर में अगर बढ़ोतरी होती है तो उसको हम मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसके साथ ही साथ हम देखें कि इसके बाद भी बहुत सारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप करने का काम किया, जो कि कीन्स को फॉलो करते हुए बहुत सारे अर्थशास्त्री बाद में ऐसे आए, पोस्ट केन्सियन इकोनॉमिक्स भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को और एक्सटेंड किया। यहाँ पे हम अपने जो लेक्चर है उसको लिमिट करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ के साथ, और हम देखते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले हम अगर हम बात करें तो जो एक मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ है वो है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट। हम बात करें अगर प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ये एक सेंटर होता है, एक सेंटर होता है डिस्कशन का। कोई भी इकोनॉमी हो, कोई भी उसमें जो है गवर्नमेंट हो, वो उसके लिए जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस होती हैं मार्केट में, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। लोगों को रोज़गार देना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, और एम्प्लॉयमेंट जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका भी एक प्रमुख भाग है। जो मेजर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें अच्छा डिसेंट और इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना भी मैक्रो इकोनॉमिक इशू का मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, भिन्न भिन्न अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो अलग अलग जो है वो वृद्धि दर पर क्यों प्रोग्रेस करती हैं, वहाँ पर जो राष्ट्रीय आय है और रोजगार का निर्धारण कैसे होता है, क्या वो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के
फ्लक्चुएशन से नेशनल इनकम और अनएम्प्लॉयमेंट में किस तरीके से चेंजेस आते हैं, इन सारी चीज़ों को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही साथ एक मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशू है जिसको हम इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन के रूप में देखते हैं। इन्फ्लेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ, मुद्रास्फीति यानी जनरल प्राइस लेवल में सामान्य कीमत स्तर में होने वाली बढ़ोतरी है। और स्टैगफ्लेशन जो है वो मुद्रास्फीति जनक मंदी, इसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति जनक मंदी, जो कि प्राइजेज की जो प्रॉब्लम है वो तो होती ही है, साथ ही साथ जो है वो बड़ी मात्रा में जो है वो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या होती है। और ये जो प्रॉब्लम है स्टैगफ्लेशन की, वो 1970s के बाद जो है वो हमको देखने को मिली बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं में। और ख़ासकर अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ की बात करें और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की बात करें तो इन्फ्लेशन से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम स्टैगफ्लेशन बन गई उन इकोनॉमीज़ के लिए। तो हम देखेंगे इसको, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे और फर्दर जो हमारे लेक्चर होंगे उसमें भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज़ हैं जो कि पर्टिकुलरली इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन से रिलेटेड हैं, और क्यों ये एक मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशू है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। इसके बाद हम बिजनेस साइकिल्स पे आते हैं। बिजनेस साइकिल्स जिनको हम ट्रेड साइकिल्स या इकोनॉमिक साइकिल्स भी बोलते हैं। और यहाँ पर मैं केवल इसके बारे में इतना बता दूँ आपको अभी कि जो बिजनेस साइकिल्स या ट्रेड साइकिल्स हैं, ये किसी भी इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके फ्लक्चुएशंस को दिखाता है। तो अगर हम इधर टाइम पीरियड लें और इधर हम इकोनॉमी की ग्रोथ को लें या हम राष्ट्रीय आय के जो लेवल को लें, तो हम देखेंगे कि कोई भी इकोनॉमी जो है वो ग्रेजुअली जो है एक रेट ऑफ ग्रोथ पर ग्रो नहीं करती, उसमें जो है फ्लक्चुएशंस आते हैं। और ये जो फ्लक्चुएशंस हैं इन्हीं को हम बिजनेस साइकिल्स बोलते हैं। ये जो उच्चावचन हैं उनको हम बिजनेस साइकिल्स, व्यापार चक्र या ट्रेड साइकिल्स बोलते हैं। तो ये जो उच्चावचन है, ये आर्थिक गतिविधियों में जो उच्चावचन है उनको हम बिजनेस साइकिल्स बोलते हैं। और ये बिजनेस साइकिल्स जो है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ, डेवलपमेंट और उसके नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट का जो डिटर्मिनेशन है उसमें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करता है। तो हम ये भी देखेंगे, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे बिजनेस साइकिल्स का। देन हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इशू है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, और हम देखेंगे इसमें कि आर्थिक वृद्धि है क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ है क्या, ये कैसे जो है वो डेवलपमेंट से डिफ़र करती है, क्या इन दोनों में कोई बेसिक डिफरेंस है भी कि नहीं है, या हम दोनों को जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे। इसके साथ ही साथ जो सिक्स्थ मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशू है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मीन्स भुगतान शेष संतुलन। भुगतान शेष संतुलन को अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि अगर हम इंडिया की बात करें और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें, तो इंडिया का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो है वो इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशनशिप हो सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या दिखाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इंडिया का जो दूसरे देशों के साथ जो व्यापार या जो कैपिटल का जो एक्सचेंज है, जो ट्रेड्स है गुड्स एंड सर्विसेज का, इन सब का जो लेखा जोखा जो अकाउंट होगा उसी को हम जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन बोलते हैं। इसको डिटेल्स में हम देखने की कोशिश करेंगे अपने सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में कि एक्चुअल में ये है क्या और क्यों ये एक मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशू है। इसके साथ ही साथ जो बीओपी से बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका एक्सचेंज रेट का, जिसको आप विनिमय दर बोलते हैं। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि विनिमय दर या एक्सचेंज रेट है क्या। विनिमय दर, ले सपोज़ कि अगर हम इंडिया के रुपी की बात करें और यूएस डॉलर की बात करें, तो इंडिया का रुपी जो है वो यूएस डॉलर के जो यूएस का जो डॉलर है उसके साथ किस तरीके से एक्सचेंज होता है, यानी $1 बराबर कितने रुपीज़ हैं, ये एक्सचेंज रेट है। तो अगर हम डॉलर की बात कर रहे हैं, यूएस डॉलर की, तो हमें $1 बराबर कितने रुपए है ये देखेंगे। अगर हम पाउंड स्टर्लिंग की बात कर रहे हैं तो यूके के पाउंड स्टर्लिंग के साथ हम देखेंगे कि कितने में रुपया जो है वो कन्वर्टेबल होता है। तो कितने एक पाउंड या एक पाउंड में कितने जो है वो
जो रुपीज़ होते हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ एक्सचेंज रेट या विनिमय दर जिसको आप बोलते हैं, और इसका बहुत क्लोज रिलेशनशिप है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट से और अदर जो मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जैसे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, बिजनेस साइकिल्स हो गए, इन सब से बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। तो हम देखेंगे आगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम जो फर्स्ट हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक इशू है, मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशू है, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उस पर फोकस करते हैं, और अगले कुछ लेक्चर्स में हम देखने की कोशिश करेंगे कि बाकी जो हैं वो इश्यूज़ क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम की बात करें, तो जहाँ तक प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम देखें तो एक प्राइमरी गोल होता है, वो गोल क्या है कि ये एक्सप्लेन करना कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर को और राष्ट्रीय आय के जो स्तर है उसको निर्धारित करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक प्राइमरी गोल है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार को निर्धारित करते हैं और किसी अर्थव्यवस्था की जो राष्ट्रीय आय को निर्धारित करते हैं। और इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। हम यहाँ पे इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात क्यों कर रहे हैं, हम अनैच्छिक बेरोजगारी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं उनको हम बेरोजगारों की श्रेणी में गिनते ही नहीं हैं। तो जो आपके जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स हैं एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के, जैसे आपका NSS का आपका जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे है, आपका PLFS है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वेज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत। तो ये जो आपके जो भी आपके सर्वेज हैं, ये जो ऐच्छिक रूप से जो बेरोजगार बैठे हैं उनको बेरोजगारों की श्रेणी में देखते ही नहीं है। तो हम यहाँ पर जब भी हम बेरोजगारी की बात करेंगे तो हम इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, यानी अनैच्छिक बेरोजगारों की बात करेंगे। यानी जो अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं है, वो मार्केट में उनको रोजगार मिल नहीं पा रहा है, बाजार में उनके लिए एम्प्लॉयमेंट है नहीं, इस वजह से वो बेरोजगार हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बेरोजगारी को के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं मार्केट में, ये एक मेजर इशू है जो कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ ये जो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है, ये अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन के समय पे ये मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट कैसे जो है इतना उत्पन्न हो जाता है, क्यों इतना ज़्यादा जो है वो बेरोजगारी की समस्या डिप्रेशन के समय पे या आर्थिक मंदी के समय पे उत्पन्न होती है, और क्यों जो है प्राइजेज़ और वेजेस जो हैं ये अपने आप को एडजस्ट करने में जो पॉसिबल नहीं होती हैं हर समय पर, जो कि हम पहले देखते हुए आए हैं। आपको मैंने बताया वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। तो ये वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये हमेशा काम क्यों नहीं करती है, खासकर अगर हम क्लासिकल फ्रेमवर्क की बात करें तो वो इसी पे डिपेंड करता है। तो क्यों डिप्रेशन के समय पे प्राइजेज़ और वेजेस में जो है वो एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं, और क्यों जो है ये मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, ये भी एक मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशू है। इसके साथ ही साथ जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है, जिसको हमने पहले ही बताया कि ये जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है ये कैसे काम करता है। ये आपका एक तो सेज लॉ और एक आपका वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको आप पिगुवियन इफेक्ट या रियल बैलेंस इफेक्ट कहते हैं। तो ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन जो है एक अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार के स्तर पर लाने वाला जो आपका फ्रेमवर्क है या जो आपका प्रोसेस है वो काम क्यों नहीं करता एक मार्केट इकोनॉमी में, एक क्लासिकल फ्रेमवर्क में, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। जो कि हम देख भी चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों वेज कट जो है वो नहीं हो पाता और वेज कट पॉलिसी जो है वो काम नहीं कर पाती। अगर हम क्लासिकल्स की पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बेसिकली किस वजह से कैसे डिटर्मिन होती है, वो जो आपकी रियल वेज रेट है उसके लेवल के हिसाब से जो है वो डिटर्मिन होती है। तो रियल वेज रेट की अगर हम बात करें तो रियल वेजेस क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर हम W से नॉमिनल वेज को दिखाते हैं, नॉमिनल मीन्स मौद्रिक मजदूरी, तो रियल वेज रेट क्या हो जाएगी, रियल वेज रेट हो जाएगी आपकी, लेट्स सपोज मैं इसको WR से डिनोट करता हूँ, तो रियल वेज रेट हो जाएगी W/P, यानी मौद्रिक मजदूरी को हम अगर
सामान्य कीमत स्तर से, जो भी सामान्य कीमत स्तर उस समय प्रिवेल होगा मार्केट में, उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो हमको रियल वेज रेट मिल जाती है। ऑब्वियस है कि अगर मार्केट में जो है लोगों की मौद्रिक मजदूरी में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं हो रहा है और कीमतों में अगर तेज़ी से वृद्धि हो रही है, तो रियल वेज रेट जो रिजल्ट है वो क्या होगा, मार्केट में कम हो जाएगा। तो क्लासिकल्स क्या बोल रहे हैं, क्लासिकल्स बोल रहे हैं जो अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, ये कैसे डिटर्मिन हो रही है, ये रियल वेज के लेवल से डिटर्मिन हो रही है। हम देखेंगे ये क्या है ये प्रॉब्लम, और रियल वेज के जो लेवल है वो क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये क्यों होता है, ये तब होता है जबकि मार्केट में बहुत सारी रिजिडिटी हो, मार्केट में इम्परफेक्शंस हों, और जो जो वेज है वो लेबर की सप्लाई और डिमांड से डिटर्मिन न होने के बजाय जो फोर्सेस हैं, कुछ ऐसी फोर्सेस हैं, उनसे जो है वो वेज रेट डिसाइड होने लगे। तो वेज रेट अगर डिमांड और सप्लाई से डिटर्मिन नहीं हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट जो है वो उस तरीके से काम नहीं करेगा जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन काम नहीं करेगा। और क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या बोलती है कि जो मार्केट में रिजिडिटीज़ हैं वो क्यों आती हैं, वो आती हैं बेसिकली मिनिमम वेज लेजिस्लेशन की वजह से। तो बहुत सारी इकोनॉमीज़ हैं जिन्होंने लेबर के वेलफेयर के लिए मिनिमम वेज लेजिस्लेशन अपनी अपनी इकोनॉमीज़ में, अपने अपने देश में जो है वो लागू किया है। और ये जो मिनिमम वेज लेजिस्लेशन है, ये एक सीलिंग लगा देता है किस पर, वेज रेट पर। तो जो भी मौद्रिक मजदूरी है उस पर एक सीलिंग लग जाती है कि इससे कम जो है वो आप वेज लोगों को नहीं दे सकते। तो जाहिर सी बात है, जब एक सीलिंग लग गई है तो मंदी के समय में ये जो वेज कट की जो पॉलिसी है वो काम नहीं कर पाएगी। और अगर वेज कट की पॉलिसी काम नहीं कर पाएगी तो डेफिनेटली जो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी पे जो पूरा ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन डिपेंड करता है वो काम ही नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ क्यों ये जो प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम एक और वजह से हो रही है, यूनियन बार्गेनिंग की वजह से। जो बहुत सारी लेबर यूनियंस हैं, वो लेबर यूनियंस जो है वो उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो इकट्ठे हो जाते हैं, जब वो यूनियन बना लेते हैं। और यूनियन बनाने की वजह से क्या होगा कि वो रियल वेजेस को नीचे नहीं आने देंगे, वो रियल वेजेस को डाउनवर्ड जो है वो उसमें मूवमेंट होने नहीं देंगे। और इसमें उसकी मदद कौन क्या कर रहा है, उसमें उसमें उसकी मदद मिनिमम वेज लेजिस्लेशन भी कर रहा है। तो अगर ये मिनिमम वेज लेजिस्लेशन नहीं भी है, फिर भी जो जो लेबर यूनियंस हैं वो रियल वेज रेट को एक लेवल से नीचे नहीं आने देंगी। और इसकी वजह से क्या होगा, जो मार्केट में जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो पहले ही हो जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल से पहले। और इसी को हम स्टिकी वेजेस का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि वेजेस स्टिकी होने का मतलब क्या है कि उनमें जो मूवमेंट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, यानी डाउनवर्ड हो चाहे वो अपवर्ड हो, वो मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है नहीं वेजेस में। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, खासकर क्लासिकल फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो। अब अगर हम इसमें देखें तो एक और रीज़न क्या है, अगर हम डिफ्लेशन की बात करें, यानी डिफ्लेशन मतलब क्या है कि एक ऐसा पीरियड जो कि फॉलिंग प्राइस का हो। यानी एक होता है इन्फ्लेशन, जिसमें मार्केट में जो जनरल प्राइस लेवल है वो बढ़ता है, और डिफ्लेशन में इसका उल्टा होता है, जो जनरल प्राइस लेवल है वो मार्केट में गिरता है, ओवरऑल जनरल प्राइस जो जनरल प्राइस लेवल होता है। अब अगर ये एक पीरियड डिफ्लेशन का है किसी भी इकोनॉमी में, मान लीजिए कि कोई इकोनॉमी ऐसी है जो कि गिरती हुई जो कीमतें हैं उनको उनकी समस्या से जो है वो ग्रसित है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये एक नॉमिनल वेजेस में कट को जो है वो नेसेसरी कर देगा। क्यों, मैं आपको बताऊं, मैंने अभी आपको बताया था ये कॉन्सेप्ट, नॉमिनल वेज रेट डिवाइडेड बाय जनरल प्राइस लेवल इज एक्चुअली व्हाट इज द रियल वेज रेट। तो अगर प्राइजेज में बढ़ोतरी होगी तो रियल वेज रेट क्या होगी, नीचे आएगी, क्योंकि इनमें कैसा संबंध है, रेसिप्रोकल, यानी व्युत्क्रम संबंध है। और अगर प्राइस लेवल जो है वो नीचे आता है, तो प्राइस लेवल अगर नीचे आएगा तो उसी मौद्रिक मजदूरी पर जो है वो वेज रेट, रियल वेज रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर मार्केट में ऐसी किसी भी इकोनॉमी में मार्केट में जो है वो प्राइजेज में तेज़ी से कमी आ रही है, तो वहाँ पर जो है नॉमिनल वेजेस में कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रियल वेज रेट को अगर आपको उतना ही बनाए रखना है तो आपको नॉमिनल वेज में क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा।
लेकिन नॉमिनल वेज रेट में कट करना एक साइकोलॉजिकल कॉस्ट की तरह होता है किसी भी फर्म के लिए या किसी भी प्रोड्यूसर के लिए। और प्रोड्यूसर कभी भी ये साइकोलॉजिकल कॉस्ट को फेस नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर उसने नॉमिनल वेज रेट में कट किया तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो लेबर हैं, उनके दिमाग में ये बात जाएगी कि उनकी जो वेज रेट है उसको कम कर दिया गया है। और ये प्रॉब्लम जो है वो फर्म्स और जो लेबर यूनियंस हैं उनके बीच में ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी। तो कोई भी फर्म कभी नहीं चाहती कि वो नॉमिनल वेज कट कर करके जो है वो साइकोलॉजिकल कॉस्ट के रूप में उसको फेस करे। तो चाहे पीरियड वो रिसेशन का हो, गिरती हुई कीमतों का हो, चाहे वो पीरियड जो है वो डिप्रेशन का हो, दोनों में ही जो है वो फर्म्स को प्रॉब्लम होगी एडजस्ट करने में, और वो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट जो है वो काम करेगा नहीं ठीक से। अब कीन्स क्या बोलते हैं? कीन्स ये बोलते हैं कि हम बात करेंगे केवल शॉर्ट रन की, यानी कीन्स ये बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो है एवरीवन विल डाई, सो व्हाई वी शुड टॉक अबाउट लॉन्ग रन। तो हम किसकी बात करेंगे? हम अल्पकाल की बात करेंगे। हम जो है वो दीर्घकाल की बात ही नहीं कर रहे हैं। और अल्पकाल में कीन्स ने बोला कि जो जो प्रमुख समस्या है अंडर एम्प्लॉयमेंट की या अनएम्प्लॉयमेंट की, और अंडर एम्प्लॉयमेंट में इक्विलिब्रियम की, यानी पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले ही संतुलन में आ जाने की, वो समस्या किसकी वजह से है? वो समस्या है एग्रीगेट डिमांड में कमी कमी की समस्या। तो अगर एग्रीगेट डिमांड जो है वो उतनी नहीं है जो कि मीट कर पाए फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल को, तो ऑब्वियस है कि जो जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम है वो फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल से पहले ही हो जाएगा। और ऐसा रीज़न क्या इन्होंने कीन्स ने बताया? डिमांड डेफिशिएंसी या एग्रीगेट डिमांड की कमी। तो यहाँ पर जो कीन्सियन इकोनॉमिक्स है उसमें जो फोकस है वो पूरा का पूरा देखें अगर आप, तो फोकस जो है उन्होंने शिफ्ट किया डिमांड के तरफ भी। और जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है वो किसकी बात कर रहा है? वो सप्लाई की बात कर रहा है। और वो बात कर रहा है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी वो सप्लाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अगर हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात करें। और कीन्सियन इकोनॉमिक्स ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस दे रही है वो दे रही है डिमांड को। तो कीन्स ने जो रेवोल्यूशन जो किया वो यही किया कि जो 1930s की मंदी है जो कि देखने को मिली मेजर जो बिग कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ में, उसकी जो प्रमुख समस्या थी वो एग्रीगेट डिमांड की कमी थी। और एग्रीगेट डिमांड की कमी क्यों हुई वो भी देख लीजिए। द प्रॉब्लम ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हम चक्रीय बेरोजगारी बोलते हैं, वो बेसिकली जो है वो एक फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात है। और फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है वो कभी भी एक एक कांस्टेंट रेट ऑफ ग्रोथ पर ग्रो नहीं करती। उसमें हमेशा जो है उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो कभी मंदी आएगी और कभी जो है वो एक्सपेंशन या विस्तार होगा किसी भी इकोनॉमी में। तो मंदी और विस्तार के समय पर जो है वो जो बेरोजगारी का जो स्तर है वो बदलता रहता है, इसीलिए हम इसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो मंदी के समय में हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है वो बेरोजगार हो जाएं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट उतना नहीं है, डिमांड उतनी नहीं है, तो जो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, उनके द्वारा जो जनित जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और विस्तार के समय पे, यानी जब इकोनॉमी एक्सपेंशन कर रही होती है और बूम तक पहुंचती है, तो उस समय हम देखते हैं कि रोजगार में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। तो ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, खासकर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। तो कीन्स ने बताया कि ये जो प्रमुख रूप से जो इसका जो कारण है वो है फ्लक्चुएशंस किसमें? एग्रीगेट डिमांड में। तो एग्रीगेट डिमांड में अगर फ्लक्चुएशंस आएंगे तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट वो है वो बढ़ेगी, यानी चक्रीय बेरोजगारी बढ़ेगी। और ये होता क्यों है? ये होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशंस की वजह से। तो आपको पता ही होगा कि वाई अगर हम देखें तो इनकम जो होती है उसके दो पार्ट होते हैं अगर हम डिमांड साइड की बात करें। एक होता है कंजम्पशन डिमांड और एक होता है इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड जो होता है वो आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होता है, और कंजम्पशन डिमांड जो है वो उपभोग के पर्पस से, कंजम्पशन के पर्पस से होता है। तो जो इनकम का एक प्रमुख पार्ट है जिसको हम इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, और पर्टिकुलरली जो उस समय के हिसाब से हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें फ्लक्चुएशंस क्यों आ रहे हैं?
इसमें फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं मार्केट एक्सपेक्टेशंस की वजह से। अगर मार्केट में एक्सपेक्टेशंस नहीं है और जो फर्म्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको लगता है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का इस समय कोई फ़ायदा नहीं है और उनका पैसा डूब जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। और मंदी के समय में यही होता है। मंदी के समय पर मंदी और क्यों गहराती है, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है अपने हाथ खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो मंदी में और पैसा नहीं लगाना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि मंदी में अगर उन्होंने पैसा लगाया तो हो सकता है कि उनका ये पैसा भी डूब जाए। तो फ्लक्चुएशंस आते हैं और ये फ्लक्चुएशंस जो हैं वो एग्रीगेट डिमांड जो आपका एग्रीगेट डिमांड का जो एक प्रमुख कंपोनेंट है, जिसको आप इन्वेस्टमेंट डिमांड के रूप में देख सकते हैं, उसमें बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएशंस होते हैं और वो फ्लक्चुएशंस जो हैं वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू कीन्स। जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए जो डिमांड है उसमें इतने ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं, क्योंकि कंजम्पशन एक लेवल पर आने के बाद जो है वो लगभग जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। और कंजम्पशन खासकर अगर हम देखें तो कंजम्पशन में इतने ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आते जितने ज़्यादा फ्लक्चुएशंस इन्वेस्टमेंट डिमांड्स में मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर कीन्स ने बोला कि अगर वेजेस को हम कट भी करते हैं और वेजेस में अगर हम डिक्रीज़ भी करते हैं, यानी नॉमिनल वेज कट करते हैं, तो ये क्या होगा, ये एक इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा हानिप्रद हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को कम कर देगा। एग्रीगेट डिमांड को कम कैसे करेगा? क्योंकि लोगों की इनकम कम होगी। वेजेस जब नॉमिनल वेज कट होगा तो बहुत सारे मजदूर जो हैं पूरी इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर में उनकी वेजेस में ड्रॉप होगा, और उनकी वेजेस में ड्रॉप होगा तो उनका जो इनकम है और जो वो कंजम्पशन कर रहे हैं वो भी ड्रॉप होगा। उनके इनकम और उनके कंजम्पशन में ड्रॉप की वजह से जो है डिमांड मार्केट में क्या होगी, बहुत सारी वस्तुओं की कम हो जाएगी, बहुत सारी सेवाओं की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है। और अगर हम देखें तो ये जो वेज कट है ये इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए या क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए। तो कीन्स ने ये सुझाया कि ये जो वेज कट है और जो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की जो बात चल रही है वो इनइफेक्टिव रह जाएगी। क्यों? क्योंकि पूरी इकोनॉमी में जो है वो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड की डेफिशिएंसी की वजह से ही ये प्रॉब्लम्स जो ज़्यादा गहरा रही हैं, यानी मंदी और गहरी इसी वजह से हो रही है क्योंकि हम डिमांड साइड पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि सप्लाई जो है वो अपनी डिमांड को खुद ही क्रिएट कर लेगी, जो कि हो नहीं रहा है मार्केट में। अब हम देखते हैं कि क्लासिकल लेबर मार्केट जो है वो किस तरीके से उसमें जो है वो इक्विलिब्रियम होता है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो डिमांड और सप्लाई का जो खेल है वो किस तरीके से चल रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर जो है वो आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिया है और वाई एक्सिस पे हमने जो है वो रियल वेज रेट को लिया है। तो आपका रियल वेज रेट और रियल वेज रेट को हम कैसे दिखा रहे हैं? हम यहाँ रियल वेज रेट को दिखा रहे हैं W/P से, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि W क्या है। W आपकी नॉमिनल वेज रेट है और P आपका क्या है? P आपका जनरल प्राइस लेवल है। तो जो आपका नॉमिनल वेज रेट है उसको अगर आप जनरल प्राइस लेवल से डिवाइड करेंगे तो आपके रियल वेज रेट आएगी। तो ये डिफरेंट रियल वेज रेट हैं। आप वाई एक्सेस पर ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो आपको रियल वेज रेट में इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, और अगर आप एक्स एक्सिस में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट के लेवल में इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपका SS जो कर्व है ये सप्लाई कर्व है किसका? लेबर का। और ये जो है वो डिमांड कर्व है किसका? लेबर का। लेबर की सप्लाई कौन कर रहा है? लेबर की सप्लाई कर रहे हैं हाउस होल्ड्स। जो आपके जो दो प्रमुख सेक्टर हैं, अगर हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करें, एक हाउस होल्ड और एक फर्म, तो हाउस होल्ड से जो है वो लेबर की सप्लाई हो रही है। ये जो लेबर सप्लाई कर्व होगा ये ऊपर की ओर उठता हुआ, दाहिने ऊपर की ओर उठता हुआ वक्र होगा, यानी ये पॉजिटिव स्लोप लिया हुआ होगा, धनात्मक स्लोप लिया हुआ होगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जितने आपकी वेज रेट हायर होगी, जितनी रियल वेज हायर होगी, मार्केट में जो है वो लेबर की सप्लाई उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर किसी मजदूर को या किसी लेबर को ज़्यादा वेज रेट मिलेगी तो ऑब्वियस है कि वो मार्केट में जो है सप्लाई अपनी बढ़ाएगा, और इससे जो मार्केट अगर कोई ऐसा है जिसमें वेज रेट हाई है तो वो लेबर को अपने तरफ खींचेगी, तो वहाँ पर सप्लाई जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है। इसका उल्टा डिमांड है। डिमांड कौन कर रहा है लेबर की? ये जो उत्पादन करता है या ये जो फर्म्स हैं। तो ये जो उत्पादन करता है या फर्म्स हैं ये
इनका जो है वो अप्रोच अलग है। ये कम वेज रेट पर जो है वो ज़्यादा डिमांड करेंगे और ज़्यादा वेज रेट पर कम डिमांड करेंगे लेबर की। ऐसा क्यों? क्योंकि कम वेज रेट पर वो ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे पाएंगे और ज़्यादा वेज रेट पर वो उनका वेज फंड जो है वो लिमिटेड है, तो ज़्यादा वेज रेट पर वो इतनी डिमांड नहीं करेंगे क्योंकि ये उनकी कॉस्टिंग को भी इफेक्ट करेगा। जो भी वो वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, अगर वो ज़्यादा लोगों को ज़्यादा ऊंची मजदूरी की दर या ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि जो वस्तु वो उत्पादित कर रहे हैं उसकी जो प्राइस है वो भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसकी कॉस्टिंग भी हाई होगी। अब जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो क्लासिकल जो लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम है वो ये बोलता है कि जहाँ ये सप्लाई कर्व, जहाँ ये डिमांड कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो जो बिंदु होगा, उस बिंदु पर जो है वो रियल वेज रेट डिसाइड हो जाएगी और उस पर ये भी डिसाइड हो जाएगा कि कितने लोग जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था में रोजगार पर लगे रहेंगे। तो अगर ये ओरिजिन मान के चलते हैं हम कि ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम का, यहाँ पर रियल वेज रेट W/P1 डिसाइड होती है और OL1 मात्रा में जो है वो लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अब अगर मार्केट में किसी तरीके का फ्लक्चुएशंस होता है कि प्राइजेज में चेंजेस की वजह से या नॉमिनल वेजेस में चेंजेस की वजह से अगर रियल वेज में घटोतरी या बढ़ोतरी होती है, तो उसका मार्केट पर देखिए क्या असर पड़ेगा। मान लीजिए कि हम इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं W/P2 की, जो कि W/P1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर रियल वेज इंक्रीज करी है। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। इसका रीज़न हो सकता है कि जनरल प्राइस लेवल मार्केट में बहुत कम हो गया हो, जिसकी वजह से रियल वेज बढ़ गई हो, या ये भी हो सकता है कि नॉमिनल वेजेस लोगों की बढ़ी हो, प्राइस उतना ही रही हो, तो रियल वेज लोगों की बढ़ गई हो। तो इस सिचुएशन में आप देखिए कि जब भी मजदूरी की दर बढ़ेगी, तो ऑब्वियस है कि सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी। यानी जो लेबर की सप्लाई है मार्केट में, ज़्यादा लोग जो है वो रोज़गार में आने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको पहले से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर मजदूरी दर मिल रही है या सैलरी मिल रही है। और ये प्रॉब्लम जो क्रिएट करेगा किसको, ये अनएम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि डिमांड केवल इतनी है और मार्केट में सप्लाई इतनी ज़्यादा है। अब अगर ये सिचुएशन ऐसी प्रीवेल हो रही है, तो ये मार्केट को वापस किस पे लेके जाएगी? इक्विलिब्रियम की तरफ लेके जाएगी, यानी इस जो पुरानी वेज रेट है उस पर लेके जाएगी। कैसे? जब सप्लाई ज़्यादा होगी लेबर की और डिमांड कम होगी, तो सप्लाई अगर ज़्यादा है तो जो फर्म है उसको कम वेज रेट पर भी बहुत सारे लोग काम करने वाले मिल जाएंगे और वो क्या करेगा, धीरे धीरे जो वेज जो यहाँ तक बढ़ गई थी उसको कम करने की कोशिश करेगा। और जब वो उसको कम करने की कोशिश करेगा तो सप्लाई जो है वो कम होगी और डिमांड जो है वो बढ़ेगी और वापस जो है ये इस इक्विलिब्रियम लेवल पर आ जाएंगे। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? वैनिश हो जाएगी, जैसा कि क्लासिकल फ्रेमवर्क बताता है आपको। ठीक है। दूसरा जो फ्रेमवर्क है वो ये है कि लेट्स सपोज कि जो रियल वेज रेट है उसमें कमी आती है मार्केट में। तो अगर रियल वेज रेट में मार्केट में कमी आती है तो इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम, क्योंकि इतनी कम वेज रेट पर जो लेबर की सप्लाई है वो भी बहुत कम है, लेकिन डिमांड जो है ये वो यहाँ पर ज़्यादा है। तो आप देखिए कि क्यों डिमांड ज़्यादा है? क्योंकि वेज रेट कम है और कम वेज रेट पर फर्म्स चाहती हैं, उत्पादनकर्ता चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे पाएँ। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड की सिचुएशन बोलते हैं। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है कि यहाँ पे सप्लाई तो कम है लेकिन लेबर की डिमांड ज़्यादा है। अब अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि उसकी जो कीमत है वो बढ़ेगी। और लेबर की सप्लाई और डिमांड की बात कर रहे हैं तो हम लेबर की कीमत की बात कर रहे हैं, और लेबर का कीमत या लेबर का मेहनताना क्या है? उसको मिलने वाली मजदूरी। तो जब उसको मिलने वाली मजदूरी जो है अगर डिमांड उसकी ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो लेबर की जो मिलने वाली जो उसकी मजदूरी है या उसकी जो कीमत है वो बढ़ेगी और जो ये इक्विलिब्रियम की तरफ वापस लेके जाएगी। तो क्लासिकल फ्रेमवर्क या क्लासिकल लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे आपको लेके चल रहा है कि कुछ भी हो हम इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो तो भी हम इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो तो भी हम इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे और OL1 मात्रा में जो है वो लोगों को रोजगार मिल रहा होगा और उनको W/P1 रियल वेज रेट मिल रही होगी। तो ये क्लासिकल लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम है और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से किन्सियन अप्रोच जो है वो इससे बहुत डिफरेंट है। और आगे के लेक्चर्स में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इनमें और क्या क्या डेवलपमेंट हुए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और ज़्यादा वीडियोस के लिए, लेक्चर्स के लिए जुड़े रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक इशू है, मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशू है जो कि है नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन का, उस पर हम फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए।